इस मर्तबा भारतीय इंतखाबात पर पूरी दुनिया की खास नजरें लगी हुई थी। हिंदुत्व सियासत की अलंबरदार भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे के साथ 2014 के इंतखाबात में तब्दीली, एंटी करप्शन और माशी इशूज को बुनियाद बनाकर अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रही। 2019 के इंतखाबात में पुलवामा इशू को नेशनल सिक्योरिटी का इशू बनाकर पहले से भी भारी अक्सरियत के साथ मोदी फिर वजीर आजम बन गए। दूसरे दौर में मोदी हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 370 के खात्मे और शहरियत तरमीमी कानून जैसे इंतहाई मुतनाज़े मामलात सामने आए, जबकि मोदी के दूसरे दौर में ही इंतहाई मुतनाज़े ज़रई कवानीन भी सामने आए, जिन्हें किसानों के भरपूर एहतजाज के बाद वापस लिया गया। अब 2024 के इंतखाबात का नकारा बजा तो मोदी के हामी गोदी मीडिया ने मोदी के ईमा पर अब की बार 400 के पार का नारा बुलंद कर दिया। मोदी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान खुलकर एंटी मुस्लिम कार्ड भी खेला, कांग्रेस के मंशूर को मुस्लिम लीग के मंशूर से तशबीह दी, भारतीय मुसलमानों के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठियों की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई। हिंदू वोटर्स में खौफ पैदा करने के लिए ये तक कहा गया कि कांग्रेस पार्टी उनकी जायदादें, हत्ता के औरतों के मंगलसूत्र भी छीन लेगी। मोदी ने इस साल जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह का भरपूर सियासी इस्तेमाल किया। हिंदू आबादी के जज्बात भड़काने के लिए यह कहा गया कि 500 साल से राम टेंट में थे, मोदी उनको मंदिर में वापस लाए हैं। मोदी ने अपने दौर में मीडिया के साथ साथ ईडी, इलेक्शन कमीशन और आला अदलिया के जजेस को भी अपने साथ मिलाकर मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। लोकसभा में 100 से जायद मुखालिफ अरकान को असेंबली से बाहर का रास्ता दिखाया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया। एनसीपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे जैसे मुखालिफ पार्टियों को उनके सियासी निशान से भी महरूम किया। और फिर इंतखाबी नताइज से 2 दिन पहले एग्जिट पोल्स जारी करवाए, जिनमें बीजेपी यानी एनडीए को 543 में से 370 से लेकर 400 तक की नशस्तें दे दी गई। मगर जब 4 जून को नतीजा आया तो मोदी की बीजेपी 272 के मैजिक फिगर तक पहुंचने में भी नाकाम रही। उत्तर प्रदेश जैसी रियासत जो हिंदुत्व सियासत में बीजेपी का अहम गढ़ रही है, उस रियासत की 80 सीटों में अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। यूपी में राम मंदिर, अयोध्या की फैजाबाद नशिस्त में भी बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब एनडीए के पास मतलूबा अक्सरियत तो है, मगर अहम सवाल यही है कि जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी जैसी सेक्युलर सियासत करने वाली जमातों की बेसाखियों पर खड़ी बीजेपी हुकूमत अपने अज़ाइम पूरा करने में कामयाब हो पाएगी। भारत के इंतखाबात, इनके नताइज और मोदी का मुस्तकबिल, इसी पर स्ट्रेट टॉक में गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, नुसरत जावेद, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप चारों के लिए प्रोग्राम का पहला सवाल। मोदी सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम, इत्तेहादी जमातों पर इन्हिसार। क्या भारतीय अवाम ने मोदी के हिंदू रियासती बयानिए को मानने से इनकार कर दिया? शहजाद साहब, जो नताइज सामने आए हैं, मोदी जहां खड़े हैं और जो ख्वाब थे, किस तरीके से रीड कर रहे हैं? क्या अवाम ने जवाब दिया है? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह हमने अपने सवाल की बुनियाद की है ना, कि ये जो हिंदुत्व की जो तहरीक या जो एक फिजा पैदा हुई भारत में, शायद उसका एक असर है जिसकी वजह से मोदी को सीटें कम मिली। इसके बावजूद मोदी गवर्नमेंट बनाने जा रहा है, चाहे कोलिशन गवर्नमेंट होगी, बिल्कुल बात सही है। मेरे ख्याल में 2 और फैक्टर्स हैं जिनको हमें ख्याल में रखना चाहिए। एक ये है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, यानी बेशक के मोदी के दौर में भारत को पजीराई दुनिया भर में बहुत ज्यादा मिली। भारत ने मुआशी तरक्की बहुत मजबूती से और बहुत बेहतर अंदाज से की। 8% अभी भी उसका ग्रोथ रेट है, जो कि ये एक स्ट्रेंथ्स है भारत की, जिसको कि मोदी ने इस्तेमाल किया दुनिया के अंदर एक नया भारत का चेहरा दिखाने के लिए। और ये भी हकीकत है कि भारत के अंदर जो हिंदुत्व की तहरीक थी, उसकी वजह से एक ऐसी फजा पैदा हो गई जहां पर कि अक़लियतों का वहां पर सांस लेना भी दूभर हो गया। ये तो हकायक है, लेकिन इन हकायक को इस्तेमाल कैसे किया गया वो भी हमारे सामने आना चाहिए। और उसके लिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, 10 साल एक इंसान रहा, उसके खिलाफ इतना मवाद जमा हो जाता है कि करप्शन की बातें हैं, अडानी ग्रुप के बारे में बातें हैं, तो वो चीज़ें मिल मिला के एक ऐसा मिजाज पैदा कर देती हैं आवाम के अंदर कि शायद ये आदमी अब टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहा है, यानी ये चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे के आगे एज्यूम कर रहा है कि शायद यही अब अवतार है, जिस तरह आपने कहा। दूसरी बात, मेरा ख्याल है जो इंडिया, इसका ऑपोजिशन अलायंस था, इंडिया अलायंस, उसके अंदर पहले से ज्यादा तहरीक नजर आई। और उसकी वजह भी ये थी
कि एक इतना लंबा दौर 10 साल का जिसमें मोदी ने भारत की हद तक, भारत के लिए और भारत के इंटरेस्ट के लिए काफ़ी एक पुरअसर किस्म की लीडरशिप दिखाई और बेहतर तौर पे आगे लेके चला। लेकिन अंदर खाने जो मामला जिस तरीके से बढ़ रहे थे उसके ऊपर एक रिएक्शन ज़रूर आना बाकी था। तीसरी बात हमें ये देखनी है कि क्या मोदी तीसरे उसका जो टेन्योर है इसके अंदर भी हिंदुत्व को लेकर उसी तरीके से चलेगा, या ये कि ये जो उसके कोलिशन पार्टनर्स हैं वो हिंदुत्व की तहरीक को कम कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि हिंदुत्व की तहरीक को कम किया जाएगा, क्योंकि ये कल्चरल इशू है, ये एक मजहबी और कल्चरल इशू है। हिंदुत्व की सोच के जो ताल्लुक रखता है। तो अब जो काम हो चुके, अब ये अकलियतें क्या वापस आ ले पाएंगी, उसकी मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ। सरदार पटेल जो कि कांग्रेसी लीडर थे 47 जब ये आज़ादी मिली पाकिस्तान को और इंडिया भी एक मुमलिकत बनी, उस वक्त सरदार पटेल एक हिंदुत्व या आरएसएस से करीबी सोच रखने वाले थे। इसी वजह से अब आप देखते हैं कि बीजेपी और आरएसएस सरदार पटेल को बहुत बड़ा लीडर मानती है, और वो उनको अलबत्ता उस तरह की सोच को किसने चेक में रखा? नेहरू की प्रोक्लेम्ड लिबरलिज्म ने। वो लिबरल था, लिबरल सोच रखता था, और नेहरू ने 17 साल जो पहले 17 साल भारत के वज़ारत उज़्मा की वज़ीर आज़म रहा, लीडरशिप दिखाई, उसने उस सोच को चेक में रखा। इसलिए हिंदुत्व या हिंदू कल्चर का वो पहलू जो कि शायद हम तारीखी तौर पर देखते हैं और जिनकी वो मुख्तलिफ किस्म की रवायतें हैं, उसको हमें उस तरीके से पनपते नहीं देखा जो कि आपने इस दौर में देखा, मोदी के दौर में। तो मुझे नहीं लगता कि ये कल्चर वापस होगा। और एक और छोटी सी बात बता दूं, जिस तरह जब ये 370 का मामला आया तो उस वक्त राज्यसभा में बीजेपी की 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और अगर राज्यसभा चाहती तो लोकसभा का पास किया हुआ बिल 370 के बारे में रोक सकती थी। लेकिन भारतीय सोच ऐसी थी कि 370 को खत्म होना चाहिए। इसलिए कुछ चीजों के ऊपर ये कौम यकजा हो जाती है, और मेरे ख्याल में उसमें हिंदुत्व की किसी हद तक झलक है, और एक बहुत बड़ी लिबरल एक और मूवमेंट चाहिए होगी इस चीज को करेक्ट करने के लिए, जो कि सालों पे और दहाइयों पे मुहित हो सकती है। ठीक हो गया। तो सर जावेद साहब, आपने तो ऑन ग्राउंड इलेक्शंस भी वहां के कवर किए हैं, और अभी अपने इलेक्शन के ऊपर भी जो कुछ कहा हमने सामने होते देखा। ये मोदी का जो ख्वाब 400 के पार था वो तो अधूरा रह गया। यहाँ तक कि जो एंटी मुस्लिम कार्ड इस्तेमाल हुआ, बड़ी रियासत यूपी में नाकाम हुए। क्या सेक्युलर सियासत की जीत हुई है वहां पर? बुनियादी तौर पर जी ये सेकुलर सियासत की एज सच जीत नहीं है। अमेरिका में जब ग्रेट डिप्रेशन के बाद जब इलेक्शन होते थे तो अमेरिकी सदारती उम्मीदवार जो ये कहता था कि रीड माय लिप्स इज द इकोनॉमी स्टूपिड, तो प्राइमरीली ये हिंदुत्व की शिकस्त तो नहीं है। बेसिकली ये है कि मोदी साहब के दौर में उनकी गोदी में बैठे हुए जो सेठ हैं, अडानी साहब जैसे, उन लोगों ने बेपनाह तरक्की की है, और अंबानी की जिस अंदाज में शादियां हुई हैं, और ये असराफ जो है, इसने गरीब आदमी को ये सोचने पर मजबूर किया कि यार तू तो हमारे जैसा था, तुम तो ये कहते रहे कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, तुम तो ये कहते थे कि भारत के ऊपर मौरूसी सियासत मुसल्लत है, बड़ी हकारत से आप राहुल गांधी को शहजादा कह के यानी पुकारते हो। तो यार आपके दौर में तो जो फल फूल रहे हैं वो तो अंबानीज ऑफ दिस वर्ल्ड हैं, अडानीज ऑफ दिस वर्ल्ड हैं, और हमें हर महीने आप 5 किलो चावल या गंदुम बेचकर ये समझते हो जैसे हम पे आपने बहुत ज़्यादा एहसान किया है। एक आपको छोटा सा फिगर बताता हूँ कि 73% जो इंडियन है, 73% जी, वो या तो स्कूल ही कभी नहीं गए हैं, और अगर गए भी हैं तो वो मिडिल से 9th में नहीं गए हैं। इतना ह्यूज नंबर है कि हु आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद किसान जो है वो अपने आप को अबेंडन्ड महसूस कर रहा है, और थोड़ा सा जो है मैं हाथ बांधते हुए ये ज़रूर इल्तजा करूँगा कि हमें किसी भी मज़हब के बारे में बात करते हुए बहुत एहतियात से काम लेना होता है। हिंदुइज़्म जो है जी उसके मुख्तलिफ शेड्स हैं, और हर तरह के शेड्स में आपको इंतहा पसंदी भी मिलती है। लेकिन मोदी साहब का जो हिंदू एक्सट्रीमिज़म है ये बेसिकली वादिये गंगो जमन से कनेक्टेड है।
जहाँ पे राम और राम मंदिर की तजदीद और ये और वो, उसके मुकाबले में तमिलनाडु में जैसे गणेश इज़ मोर पॉपुलर, मोर उनकी और तरह का शेड है। वेस्ट बंगाल में जैसे बड़ी मशहूर काली माता। तो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि वादिये गंगो जमन जो है उसका हिंदुत्व, उसको मोदी जो है वो पूरे भारत में स्प्रेड नहीं कर सकता। ये मजबूरी है एक ऐसे माशरे में जहाँ पर कि सुबह का राग और हो, सेपहर का राग और हो, मल्हार का राग और हो, वहाँ पे आप एक नज़रिया बना कर के जी सबकी ज़बान यानी हिंदी होगी और एक ख़ास पर्टिकुलर वर्जन ऑफ हिंदुइज़्म जो है वो हम सारे हिंदुस्तान में फैला दें, ये मुमकिन ही नहीं था। और तीसरी बात आखिरी जो मैं ये कहूँगा कि बुनियादी सबसे ज़्यादा की फैक्टर ये हुआ कि मोदी को उसका गरूर भी आया है कि ही टुक फॉर ग्रांटेड कि जो हिंदी बेल्ट है और स्पेशली उसका जो मरकज़ है यूपी, उसने कहा वो तो मैं जीता ही हुआ हूँ। जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम लीग नून ने ये कर लिया था, एक तो साड़ी गल हो गई है, दूसरा पंजाब ने हमसे कहाँ जाना है। सो ही टुक यूपी फॉर ग्रांटेड। और यूपी में जो है अखिलेश यादव ने बहुत ज़्यादा फोकस्ड एक कैंपेन की और उस कैंपेन को जी बहुत बड़ा सहारा दिया उसने प्रियंका गांधी ने। और प्रियंका गांधी जो है वो बिल्कुल घरेलू औरतों की तरह आम कपड़े पहनकर लोगों में कॉर्नर मीटिंग्स वो करती रही है। और उसने और अखिलेश यादव के जो कोऑर्डिनेशन जो है उसने बेसिकली यूपी इनसे छीना है और इसको कोई गोदी मीडिया का बंदा देख ना पाया। सिर्फ एक बंदा था योगेंद्र यादव जो बुनियादी तौर पर एक सोशल साइंटिस्ट है, उसने दिल्ली छोड़कर यूपी का ट्रिप लगाया। तो जब मैंने उससे सुना था कि बीजेपी जो है वो फैज़ाबाद की सीट यानी जहाँ पे अयोध्या है और जहाँ पे राम मंदिर बनाया गया है वो भी हार रही है, तो आप यकीन माने मैंने समझा कि आदमी बावला हो गया है। अच्छा। और आज भारत का तमाम तर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उससे 5 या 10 मिनट लेने को बेताब है योगेंद्र यादव। आई विश कि देयर वुड हैव बीन अदर पीपल जिन्होंने ये एंटिसिपेट जिसको ये रीड किया होता। इफ्तिखार साहब, किसका मिजाज बदलेगा? वोट की ताकत तो दिख गई हमें हमसाया मुल्क में, 4 महीने से जायद इंतखाब जारी रहा। क्या पॉपुलिज्म की राइड जो है वो ठहरेगी, रुकेगी, जारी रहेगी? जो भी ख्वाब थे मोदी के वो आगे बढ़ा पाएंगे क्या उन्हें? पॉपुलिज्म की जो राइड है वो आप अंदाज़ा लगाएं कि मोदी ने अपनी तकरीर में आज ना तो राम का नाम लिया है और ना ही मोदी की गारंटी का जिक्र किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टार्ट क्या है। देखें 7 मरहलों में ये इंतखाबी अमल होता है, ये एक दिन का नहीं होता जिस तरह हम रात को शोर मचाना शुरू कर देते हैं और अगले दिन तक सबको फारग कर देते हैं। बीजेपी को जो सबसे बड़ा धक्का लगा, जैसे मेरे दोस्त ने कहा, वो उसको लगा यूपी में और राजस्थान में, जिसको वो सोच भी नहीं सकते थे। बात आइन की हुई, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की हुई, और मैं ये आपको फ़िक्र दोबारा दोहराना चाहता हूँ अगरचे मेरे दोस्त ने कहा। राहुल गांधी का कहना था मुल्क के गरीबों ने भारतीय आइन का भरपूर दिफा किया। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन मोदी की अखलाकी और सियासी शिकस्त है। ये बड़ी अहम बात है कि इंतखाब में आइन की कामयाबी की बात करना, आइन के दिफा की बात करना, ये है वो बुनियादी चीज़ जो एक पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम में होती है। अगर आइन की हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते फिर कोई चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं होगा। क्या हुआ आज वो खरबपति लुट गए या नहीं लुट गए? रो रहे हैं नहीं रो रहे? जो ये हज़ारों लोग और लाखों लोग बैठे थे कंप्यूटरों पे बैठ के और सपोर्ट कर रहे थे 400 से आगे, 400 से आगे। ये 400 से आगे जाने का नारा आया क्यों था? 400 से आगे जाने का नारा आया इंदिरा गांधी की वजह से। जब इंदिरा गांधी को कत्ल किया गया तो कांग्रेस ने 404 नशस्तें हासिल की, जो रिकॉर्ड है हिंदुस्तान के अंदर। ये साहब उस रिकॉर्ड को तोड़ने के चक्कर में 400 का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। मैं इस बात पे खुश हूँ कि आइन की बका की जंग मेरे साथ हमसाया मुल्क में लड़ी गई। और एक बात उसने और भी कही है जो यहाँ भी की जा रही है। उसने कहा कि एजेंसियाँ और आधी अदलिया हमारे ख़िलाफ़ थी।
उसने भरपूर तौर पे कहा है, और ये क्रेडिट जाता है प्रियंका को और उनकी फैमिली को और इस राहुल को। 4000 मील ये शख्स पैदल चला है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गया है, लोगों से इसने रब्ता किया है। और एक बात याद रखें कि जहाँ ये सवालात हमारे सामने हैं वहाँ पे एक बात और भी है कि 3 बागी जीत गए हैं, और उन 3 बागियों में से इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि जो खालिस्तान की तहरीक का तस्वर है वो बहुत मसला वहाँ पे पैदा करेगा। खालिस्तान की तहरीक के हामी एक नौजवान ने कांग्रेस के एक उम्मीदवार को 1,97,000 वोट से शिकस्त दी है, और दूसरी तरफ फिर ये सिख की तरफ इशारा है कि इंदिरा गांधी के कातिल के बेटे सरबजीत सिंह खालसा ने फरीदकोट के हल्के से कांग्रेस को हराया। एक तरफ तो ये एक नई डेवलपमेंट वहाँ पे हिंदुस्तान में हो रही है। एक खास इलाके में कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती हार गई है, अब्दुल्ला हार गया है, और अब्दुल्ला किससे हारा है? उस आदमी से हारा है जिस पे रियासत ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये आदमी जो है ये दहशतगर्द है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे वो खातून जिसने तीर चला के ऐलान किया था कि हम सुपीरियर हैं, उसको शिकस्त जो हुई है वो एक रिकॉर्ड शिकस्त है कि वहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी ने हराया। तो सो जो मैसेज आया है ये मिला जुला है, मिला जुला पैगाम है, इसको ऐसे नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात है कि जो हिंदुत्व थी, जो लोगों को लिंच करने का कॉन्सेप्ट आ रहा था, उसको रिजेक्ट लोगों कर दिया को गया। उठा के ज़िबा करने का कॉन्सेप्ट आ रहा था, और हर जगह ये पीला रंग ही नजर आ रहा था। मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ इसमें कोई बेहतरी आएगी। और एक मिनट, एक सेकंड, 2 हमारे कोई दोस्त भी जीत गए, उनका भी तज़किरा करी दो। अभी वापस आ रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जीत गया, अच्छा। राज बब्बर जीत गया, हेमा मालिनी जीत गई, इनका भी तो बात करो। और वापस आ रहे हैं, आप कीजिए। वो जो ईरानी थी, ईरानी, वो हारी किसे? सोनिया गांधी के साथ जो आदमी काम करता था उसके हाथों हारी। ठीक है जी, वेरी गुड। मिला जुला पैगाम भारतीय वोटर ने। बाद इसी पर बात करेंगे कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया की ताकत उसका निज़ाम ही है, जहां एक तरफ शाइनिंग इंडिया तो दूसरी तरफ गुर्बत और बेरोजगारी खलीज बहुत बड़ी है, लेकिन निज़ाम टिका है।